गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खनन क्षेत्र में काम करने से रोकता है? और इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अनुच्छेद 24। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 24 है वो कारखाने या खनन क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से रोकता है। और फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार के संदर्भ में दोस्तों आप लोग कुछ चीजें याद रखिएगा कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं वो है अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में दिया गया है दोस्तों कुल 6 अधिकार। और ये 6 अधिकार है दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, और कहीं भी सभा करने की आज़ादी, सम्मेलन या संघ करने की आज़ादी या बनाने की आज़ादी, आप कहीं भी पीसफुली सम्मेलन या संघ बना सकते हैं, और पूरे भारत में आप कहीं भी भ्रमण या घूम सकते हैं, और पूरे भारत के टेरिटरी के अंदर या सीमा क्षेत्र के अंदर आप निवास कर सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये 6 अधिकार दिए गया है दोस्तों फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19 के अंदर। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और दूसरा है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 21, और इसमें है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ये दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। और इसी में है दोस्तों 21A, और 21A में जोड़ा गया दोस्तों शिक्षा का अधिकार, और ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसके बाद है अनुच्छेद 23, और इसमें है दोस्तों मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम, अर्थात जो आदमी या बच्चों का दोस्तों व्यापार होता है वो रोका गया है अनुच्छेद 23 के द्वारा। तो यहाँ से आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार के अंदर जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है भारत में सिविल सर्विसेज के जन्मदाता किसे माना जाता है? और इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश भारत में चुने जाने वाले जो पहले सिविल सर्वेंट थे उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। और भारत में दोस्तों सिविल सेवा अधिनियम 1861 के द्वारा सिविल सेवा की स्थापना की गई। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश भारत में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय सिविल सेवक थे उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, और वो चुने गए थे दोस्तों 1863 में। और भारत में जो सिविल सेवा की स्थापना हुई थी वो हुआ था सिविल सेवा अधिनियम 1861 के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है निम्नलिखित में केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है? और इसके ऑप्शन हैं भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या शास्त्रीय नृत्य।
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मोहिनीअट्टम। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, केरल का शास्त्रीय नृत्य का नाम है दोस्तों मोहिनीअट्टम। और कुछ और शास्त्रीय नृत्य के बारे में दोस्तों आप लोग जान लीजिए। तो भरतनाट्यम दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, और इसी से जुड़े थे दोस्तों ई कृष्णा अय्यर, जो कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। यहाँ से आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। और दूसरा है दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, और सत्रीय नृत्य दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है असम का। और एक और शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों जिसका नाम है कथकली, वो भी है केरल का। तो केरल का आप लोग याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास और सतत वृद्धि था। और इसके ऑप्शन हैं 5वीं, 6वीं, 11वीं या 12वीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 11वीं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों समावेशी विकास और सतत वृद्धि। और 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2007 से लेकर 2012 तक। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके संदर्भ में दोस्तों कुछ चीज़ें आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जो 5वां प्लान या 5वीं योजना थी और वो चली थी 1974 से लेकर 1979 तक। और इसका लक्ष्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। और जो छठा प्लान या छठी योजना थी दोस्तों वो चली थी 1980 से लेकर 1985 तक, और इसका लक्ष्य था आधारभूत संरचना और उद्योगों को मजबूत करना। और इसी दोनों प्लान के बीच में दोस्तों एक प्लान चली थी जिसका नाम था रोलिंग प्लान, और ये चली थी दोस्तों 1979 से 1980 तक। अर्थात जो रोलिंग प्लान चली थी दोस्तों वो चली थी 1979 और 1980 के बीच में, एक साल के लिए। और रोलिंग प्लान चली थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि चली थी 2007 से 2012 तक, और इसका लक्ष्य था समावेशी वृद्धि और सतत विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों 2012 से 2017 तक, और इसका लक्ष्य था तेज समावेशी वृद्धि और सतत विकास। तो इसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना या प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को खत्म करके दोस्तों बना दिया गया नीति आयोग। तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की थी। और इसके ऑप्शन हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य है दोस्तों बिहार। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के संदर्भ में दोस्तों आप लोग यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी दोस्तों 51.5%, जो कि थी सबसे कम। और केरल में महिला साक्षरता दर थी दोस्तों 92%, जो कि थी सबसे अधिक। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी पूरे भारत के राज्यों को मिलाकर, और वो थी दोस्तों 51.5%। और केरल में दोस्तों महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, और वो थी 92%। और जो जनगणना होती है दोस्तों वो 10 वर्षों में की जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो लिंगानुपात था वो था 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं।
तो इन चीजों को आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है निम्नलिखित में भारत के किस शासक को युद्ध नीति के कारण नेपोलियन कहा जाता था? और इसके ऑप्शन हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को दोस्तों युद्ध नीति के कारण नेपोलियन कहा जाता था। और ये नेपोलियन कहा कौन था? तो वो कहा था दोस्तों एक ब्रिटिश इतिहासकार जिसका नाम था वी स्मिथ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था युद्ध नीति के कारण। और दोस्तों थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि ये श्रीगुप्त जो हैं ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और ये चंद्रगुप्त जो प्रथम हैं ये समुद्रगुप्त के पिता थे। तो आप लोग इन चीज़ों को यहाँ से ध्यान रखिएगा कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त प्रथम ये समुद्रगुप्त के पिता थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था युद्ध नीति के कारण। और समुद्रगुप्त को दोस्तों लिच्छवी दाहित्र कहा जाता था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त के ही समय में एक कवि थे इसके दरबार के जिनका नाम था हरिसेन, और इन्होंने लिखा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति या जिसे कहा जाता है इलाहाबाद अभिलेख, और ये लिखे दोस्तों संस्कृत भाषा में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दाहित्र कहा जाता था और इन्हीं के दरबार के कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, और उन्होंने लिखा प्रयाग प्रशस्ति या जिसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को युद्ध नीति के कारण नेपोलियन कहा गया वी स्मिथ के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या से संबंधित है? और इसके ऑप्शन हैं हॉर्नबिल महोत्सव, चापचार कूट, अंबुबाची मेला या वंगाला। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अंबुबाची मेला। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंबुबाची मेला जो कि एक उत्सव मनाया जाता है असम में, ये संबंधित है देवी कामाख्या से। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव ये मनाया जाता है नागालैंड में, और चापचारकूट ये मनाया जाता है दोस्तों मिजोरम के द्वारा, और वहाँ पर मनाया जाता है मिजो समुदाय या कम्युनिटी के द्वारा। और यह जो चापचारकूट है दोस्तों यह एक फसल उत्सव है। और वंगाला दोस्तों ये मनाया जाता है मेघालय में, और मेघालय में दोस्तों यह मनाया जाता है गारो जनजातियों के द्वारा, और यह भी दोस्तों एक है फसल उत्सव। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंबुबाची का मेला ये संबंधित है दोस्तों देवी कामाख्या से, और यह मनाया जाता है असम में। और हॉर्नबिल महोत्सव ये मनाया जाता है नागालैंड में, और चापचारकूट दोस्तों ये मनाया जाता है मिजो कम्युनिटी या समुदाय के द्वारा मिजोरम में, और वंगाला दोस्तों ये मनाया जाता है मेघालय में गारो जनजातियों के द्वारा। और चापचारकूट और वंगाला ये दोनों दोस्तों एक प्रमुख फसल उत्सव हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है निम्नलिखित में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? और इसके ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या आत्माराम पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे दोस्तों राजा राम मोहन राय, और ये स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय 1828 में। और इसी के क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों
कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, और स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, और आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में। तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, या व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और इसके ऑप्शन है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक, और दूसरा है 200 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और तीसरा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और चौथा है 50 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। तो ह्यूमन बीइंग या मनुष्य के लिए दोस्तों जो ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान है 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। और इसी के संदर्भ में आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ह्यूमन बीइंग्स या मनुष्य के लिए वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक, और जो ऑडिबल जो तरंग दैर्ध्य का रेंज होता है दोस्तों वो है 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक, और जो ऑडिबल तरंग दैर्ध्य होती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए या मनुष्य के लिए उसका मान होता है दोस्तों 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक। और यदि दोस्तों जो साउंड या ध्वनि है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक के एग्जाम्पल है दोस्तों भूकंप तरंगे, वॉल्केनिक इरप्शन, समुद्री तरंगे, हाथी और व्हेल के द्वारा निकाले गए साउंड, ये सभी होते हैं दोस्तों इंफ्रासोनिक के उदाहरण। और इनका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यदि दोस्तों फ्रीक्वेंसी का रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। और ये सुना जा सकता है दोस्तों डॉग के द्वारा, बिल्ली के द्वारा, बैट या चमगादड़ के द्वारा और मच्छरों के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। और इसके ऑप्शन है बेंजीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या मीथेन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। और इसके ऑप्शन हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को कहा जाता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। और इसके ऑप्शन है दोस्तों केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु।
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, वो गुजरती है मध्य प्रदेश से। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये राज्य हैं दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं भारत के दोस्तों जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट या एनपीएस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। और इसके ऑप्शन हैं वरुण सुब्रमण्यम, सूरज भान, सुभाष चंद्र गर्ग या रामदास अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सूरज भान। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट या एनपीएस ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सूरज भान जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है निम्नलिखित में किसे 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार पुणे में दिया गया है। और इसके ऑप्शन हैं नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या शरद पवार। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री। तो 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया दोस्तों पुणे में नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। और इसके ऑप्शन हैं 40, 50, 60 या 70। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 40। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दोस्तों भारत का स्थान है 40 कुल 132 देशों में। और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों जारी किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें भारत की रैंक है 40 कुल 132 देशों में। तो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है भारतीय विज्ञान कांग्रेस या ISC की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। और इसके ऑप्शन हैं मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या नागपुर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नागपुर। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC की मेजबानी कर रहा है दोस्तों महाराष्ट्र का नागपुर शहर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि इंडियन साइंस कांग्रेस या भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि हुआ 2023 में, और ये हुआ दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। और यहाँ पर हुआ दोस्तों ISC या भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र। और यहाँ पर दोस्तों वर्चुअल संबोधन करेंगे PM मोदी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है किस भारतीय महिला क्रिकेटर को विजडम क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। और इसके ऑप्शन हैं स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज या पूजा यादव। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर को, जो कि हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन, उन्हें नवाजा गया है दोस्तों विजडम क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। और इसके ऑप्शन हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या टेनिस। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हॉकी। तो सुल्तान जौहर कप संबंधित है दोस्तों हॉकी से, इसे आप लोग
ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें है किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में मान्यता दी है। और इसके ऑप्शन हैं अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, रजनीकांत या अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राजकुमार राव। तो भारतीय चुनाव आयोग ने दोस्तों मतदाता जागरूकता के लिए राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में मान्यता दी है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारतीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों ये दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। और जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों वो है 25वें और ये है दोस्तों राजीव कुमार। और जो पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष या चुनाव आयुक्त थे दोस्तों उनका नाम था सुकुमार सेन। और इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए, या यदि 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, वो जो भी पहले होगा उसी के आधार पर ये लोग। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको एक मानक के रूप में लिया जाता है। और इसके ऑप्शन हैं आयात, सड़क निर्माण, निर्यात या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है निर्यात। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निर्यात को एक मानक के रूप में लिया जाता है। तो बस दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।